नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर के विकास कार्य का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर में आध्यात्मिक पर्यटन की एक नई सुबह का आगाज। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को दी 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। नॉर्थ ईस्ट को बताया अष्टलक्ष्मी। पीएम ने कहा, कांग्रेस की सोच से अरुणाचल और पूरे पूर्वोत्तर को हुआ बहुत नुकसान। वरिष्ठ भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में जीएसटी रिफॉर्म से होगा जीडीपी में 20 लाख करोड़ का इजाफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से जन जन खुश, लेकिन विपक्ष ना खुश। देश भर में जीएसटी बचत उत्सव जारी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है जीएसटी 2.0। देश भर में जीएसटी सुधार लागू होने से उपभोक्ताओं में जबरदस्त खुशी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का किया विमोचन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील। और मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ। देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद योजना के तहत माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन किया। ये त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस परियोजना को ऊपर से कछुए के आकार यहाँ पर आकार दिया गया है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश दौरे पर ईटानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने वहां दुकानदारों से बातचीत की। इस संवाद में आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव और उसके लाभ पर चर्चा की गई। दुकानदारों ने इसे व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना की। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने के अपने संदेश पर फिर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला शामिल हैं। क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग और निरंतर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में यह बड़ा कदम है। इन जल विद्युत परियोजनाओं पर 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
हियो जल विद्युत परियोजना की क्षमता 240 मेगावाट और तातो वन जल विद्युत परियोजना की क्षमता 186 मेगावाट की होगी। पीएम ने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। 1500 से अधिक की क्षमता वाला ये केंद्र बड़े सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और उत्सव आयोजन में काम आएगा। पीएम ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल को देशभक्ति के उफान की भूमि बताया। पीएम ने कहा कि यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि अरुणाचल में सूर्य की पहली किरण आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें जब देश सेवा का अवसर मिला तो उन्होंने देश को कांग्रेसी सोच से मुक्ति दिलाने की ठान ली। पीएम ने कहा कि हम राज्यों के विकास के वोटों और सीटों से नहीं देखते, हमारा लक्ष्य सभी नागरिकों का कल्याण है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। पीएम ने पहले की कांग्रेस सरकारों के दौर में लगने वाले भारी टैक्स की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि लोगों की कमाई और बचत बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने आयकर में बड़ी छूट दी, साथ ही जीएसटी सुधार जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संदेश दोहराते हुए देश में बनी चीजों को अपनाने पर भी बल दिया। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान ईटानगर में नारी और युवा शक्ति ने उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने इस दौरान तिरंगा हाथों में लेकर वंदे मातरम के नारे लगाए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आइए अब बात कर लेते हैं आज से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव की। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके साथ ही देश में आज से जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने से खाद्य वस्तुओं के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा से जुड़ी टीवी, एसी, दोपहिया कार, अच्छे कपड़े, जूते, दवा, सब कुछ अब पहले की तुलना में सस्ते दाम पर मिलेगा। किसानों और कारोबारियों को भी जीएसटी में होने वाले इस बदलाव से राहत मिलने जा रही है। खाद और कृषि उपकरणों पर जीएसटी में कमी से किसान की खेती की लागत तो छोटे उद्यमियों के निर्माण लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर बदलावों को अगली पीढ़ी के सुधार बताया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती और आम लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण का रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने को कहा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में आरके पुरम सेक्टर 8 स्थित मार्केट का दौरा किया। उन्होंने दुकानों पर जाकर घर घर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और बेचने के स्टिकर भी लगाए। नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी को लेकर उठाए गए कदम को ऐतिहासिक बताया। इससे हर घर में बचत होगी। उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्प लेने की भी बात कही। 2014 से पहले जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होता था, कई तरह के टैक्स होते थे, कई तरह की समस्याएं होती थी।
टैक्स टेररिज्म के नाम से जाना जाता था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ जीएसटी का एक बड़ा सुधार किया, बहुत बड़ा सुधार लेके आए। और जब जीएसटी स्टेबल हो गया तो मोदी जी ने जीएसटी की दरें कम की और जो 4 स्लैब थे उन 4 स्लैब्स को कम किया और आज डेली यूज की चीजें 99% चीजों पे जीएसटी की दरें कम हुई है। बहुत बड़ा, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार के लागू होने के साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीज सस्ती हो गई है। लेकिन ऐतिहासिक बचत महोत्सव की सराहना करने के बजाय विपक्ष के साथ ही खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके शासन के समय सिर्फ दावे थे, धरातल पर कुछ भी नहीं होता था। हमारे डेली यूज की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, 2 व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सब के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में, जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़ जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की है, करीब 12% की ग्रोथ इसमें हुई है। इस रिफॉर्म से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा होगा। अभी हमारी जीडीपी 330 लाख करोड़ की जीडीपी है। इसमें 202 लाख करोड़, 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है। ये कंजम्पशन इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 23-24 में 181 लाख करोड़ था, 181 से 202 हुआ, करीब 12% की ग्रोथ हुई पिछले 23-24 से लेके 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं, इससे इतनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने वाली है कंजम्पशन में कि जीडीपी में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। इतना बड़ा ये रिफॉर्म है। कम से कम 20 लाख करोड़ का इजाफा, इंक्रीज, इंप्रूवमेंट आएगा जीडीपी में देश के, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे। तो जीएसटी की नई दरें लागू होने से जहां आम जनता को राहत मिल रही है, वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आशा व्यक्त की है कि हर वर्ग को जीएसटी में कमी का लाभ मिलेगा और सरकार की पूरी कोशिश है कि उद्योग जगत फायदे को जनता तक पहुंचाए। डीडी न्यूज के माध्यम से उन्होंने जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील भी की। इस वक्त हमारे साथ हैं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं सर, देश भर से किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है नई दरों को लेकर के, क्या माहौल है? देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है, हम लोग भी अभी पूजा पाठ में थे। निश्चित तौर से जो हम लोग को फीडबैक अभी तक आ रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे प्रदेश से, आम जनता में एक उत्साह का माहौल है। आम जनता बहुत इससे प्रसन्न है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसानी के क्षेत्र का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, जो रोजमर्रा की चीज़ें प्रचलित है, आम आदमी से बहुत प्रसन्न है। लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का भी आह्वान किया है, और जो पुराने रेट्स हैं जीएसटी के, उसको लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्या? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और स्वदेशी का प्रधानमंत्री जी ने पहले भी आह्वान किया है कि हमें स्वदेशी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशों पर से निर्भरता कम करनी चाहिए। और ये हम सबको मिलकर के आपके चैनल के माध्यम से भी देश की जनता को हमको ये आह्वान करना चाहिए कि सभी लोग अपने देश के सामान को प्रायोरिटी पहले दें। और धन्यवाद। तो जीएसटी को जो रिफॉर्म से वो लागू हो चुका है और इसका असर आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। कैमरामैन रमाकांत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो
तो ये थी तमाम खबरें जीएसटी बचत उत्सव से जुड़ी हुई खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित संकलन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये संकलन केवल भाषणों का संग्रह नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और भारत के विकास के संकल्प का दर्पण है। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संकलन केवल भाषाओं का संग्रह नहीं, बल्कि भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और जनसेवा के संकल्प का दर्पण है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में असंभव को संभव कर दिखाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो या कौशल भारत, खेलो इंडिया हो या फिट इंडिया, युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। Decade ago, India was considered as a fragile 5 economies. Today, India has proudly grown as the 4th largest economy in the world. From nowhere, we come to 5th. From 5th, we have reached 4th, and we are moving towards 3rd. And I am sure by 2047, India will be the #1 economy of the world. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि 52% की लोकप्रियता के साथ मोदी जी आज वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संवाद कौशल और मन की बात जैसे कार्यक्रम उन्हें सीधे जनता से जोड़ते हैं। हरिवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा पर जादुई पकड़ और कर्मवाणी का समन्वय उन्हें अद्वितीय बनाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसा ही विकास भी, विरासत भी, अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए विकास। हमारे देश में 14 तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा कि एक सपना देश देखे, और जब मोदी जी ने कहा तो आज सपना देश का सपना बन रहा है कि मैं 47 तक विकसित होना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है और जनता की आकांक्षाओं को नई दिशा दी है। नवरात्रि के पहले दिन हुआ ये आयोजन सेवा और संकल्प का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी नेतृत्व ने, अगर किसी नेता ने सेवा और राजनीति, इन दोनों को जोड़ के राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के उन विचारों का संकलन है जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। साथ ही हमें याद दिलाएंगे कि हमारे देश का भविष्य हमारे साझा प्रयास और संकल्प पर निर्भर करता है। निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दक्षिण कोरिया में आयोजित बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत DIFF 2025 में हिस्सा लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि यह महोत्सव एशिया और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को एक मंच पर लाता है। डॉक्टर मुरुगन ने भारत की सह उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के संकल्प पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेव्स बाजार और भारत पर्व जैसे मंचों के माध्यम से भारत न सिर्फ अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था बल्कि समृद्ध विरासत का भी प्रदर्शन कर रहा है, जो दक्षिण कोरिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति की, जिसने दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को संघर्ष, संकट या आपदा के समय न सिर्फ सुरक्षा दी बल्कि सकुशल उनकी घर वापसी भी सुनिश्चित की। इसके साथ ही भारत ने कई देशों के नागरिकों को भी मुसीबत में मदद की। ये भारत की सफल विदेश नीति और कूटनीति का प्रतीक है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है।
पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति ने सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अपने हर नागरिक की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए जो तत्परता दिखाई है वो दुनिया भर में सराही जा रही है। जब जब हमारे लोग विदेशों में संकट में फंसे, भारत ने न सिर्फ उन्हें आवाज दी बल्कि उन्हें सुरक्षित वापस भी लाया। As we have seen in numerous crises, the Yemen crisis very early in Mr. Modi's term as Prime Minister, the Ukraine war, amid many of these, the Prime Minister and the government and the NEA have gone out of their way, made every effort to evacuate Indians, evacuate our people, bring them back to safety. And as Indians begin to expand their footprint across the world, this Modi ki guarantee for the Indian living abroad is very poignant, very emotive and very important. कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया, जो इतिहास में दर्ज हो गया। मई 2020 से मार्च 2022 तक विदेशों में फंसे 3.2 करोड़ यात्रियों को यात्रा की सुविधा दी गई। और जब चीन के वुहान में कोविड का पहला प्रकोप फैला, तब भारत सरकार सबसे पहले महज कुछ ही दिनों में 637 भारतीय और मालदीव के 7 नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत ले आई। साल 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबानी संकट गहराया, तो भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया, जिसमें 669 लोगों को निकाला गया, जिनमें 448 भारतीय और 206 अफगान नागरिक शामिल थे। इस दौरान 15 विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया। और जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो थी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 पवित्र स्वरूपों की भारत वापसी। फरवरी 2022 यूक्रेन में संघर्ष के दौरान गोलियों के साए में भारतीय छात्र फंस गए। तब भारत ने चलाया ऑपरेशन गंगा। 18,282 भारतीयों को 90 फ्लाइट्स के जरिए सुरक्षित निकाला गया। भारत सरकार ने न सिर्फ उन्हें निकाला बल्कि उनकी टिकट तक का खर्च खुद उठाया, ताकि विद्यार्थियों और परिवारों पर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े। 2023 में सूडान में संघर्ष छिड़ा, भारत फिर से तैयार था। ऑपरेशन कावेरी के जरिए 136 विदेशी नागरिकों सहित कुल 4,097 लोगों को वापस लाया गया। पड़ोसी देशों से भी जमीनी रास्तों से भारतीयों को बाहर निकाला गया। इस अभियान के तहत सूडान के पड़ोसी देशों से जमीनी रास्ते से 108 भारतीय नागरिकों को निकालने में कामयाबी मिली। वर्ष 2023 में इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने एक बार फिर कार्रवाई की। ऑपरेशन अजय के तहत 1,343 लोगों को वापस लाया गया। इसमें 1,309 भारतीय नागरिक, 14 भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, कार्ड धारक और 20 नेपाली नागरिक शामिल थे। साल 2024 में हैती में जब अस्थिरता फैली, तो भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए 17 भारतीयों को सुरक्षित डोमिनिकन गणराज्य पहुंचाया गया। ये मिशन छोटा था, लेकिन संदेश बड़ा। एक भी भारतीय अगर संकट में है तो भारत पीछे नहीं हटता। 2024 में अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने एक जहाज पर हमला किया। भारत की नौसेना ने न सिर्फ तुरंत कार्रवाई की, बल्कि सभी 21 नाविकों को सुरक्षित निकाला, जिनमें फिलीपींस के कई नागरिक भी शामिल थे। 5 अगस्त 2025 को फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत की इस मदद पर सार्वजनिक आभार भी जताया। यह दिखाता है कि समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बनती जा रही है। और अभी हाल ही में जून 2025 में जब ईरान इजराइल संघर्ष के चलते ईरान में हालात बिगड़े, तो भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु। 110 भारतीय छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंचाया गया और 19 जून को विशेष फ्लाइट से नई दिल्ली लाया गया। एक बार फिर त्वरित निर्णय, मानवीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का उदाहरण। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।